हेलो स्टूडेंट, मैं आपके यादों का हम सफ़र राहुल रजवन। आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्ज़ाम में लगभग 80 से 90% चांस है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक, और सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो थियोरेटिकल रहेंगे और मैंने पूरी उसके साथ जोड़ने की कोशिश की है। जो भी फार्मूला है, जो भी उसकी थियरी रही है, जो भी उसके की पॉइंट्स रहे हैं और जो भी इसका डायग्राम रहा है, पूरी कोशिश मैंने की है कि उसको जोड़ के आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, और इसको आप ज़रूर एग्ज़ाम देने जाते वक्त ज़रूर एक बार देख के जाइएगा, आपको बहुत हेल्पफुल करेगा ये। और अगर कोई एग्ज़ाम भी देने, जैसे BHU BSc का एंट्रेंस एग्ज़ाम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम, तब पर भी काफ़ी कारगर होगा। ठीक है, रामबाण औषधि होगी। आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और आराम से एकांत में बैठकर ना देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सर ने कुछ अच्छी बात बताई है। इस एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जितने भी बनते थे मैंने उसमें करा दिए हैं कि आपको कोई भी घबराहट की ज़रूरत ना हो और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे मैं याद रख पाता हूँ वैसे आप यही याद रख पाएंगे। जैसे सिलिकॉन का जो विभव प्राचीर होता है, ठीक, वो 0.7 होता है, तो सिलिकॉन यस से स्टार्ट हो रहा है, 7 से 7 भी यस से स्टार्ट हो रहा है, ताकि आपको बहुत हेल्पफुल मिले। ठीक, तो इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की है। चलिए, वी विल स्टार्ट नाउ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जितने भी आपके बहुविकल्पी जो प्रश्न एग्ज़ाम में आया हुआ है बस उसी को पिकअप करके आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस न्यूमेरिकल में जितने भी इस ऑब्जेक्टिव में जितने फार्मूले आपके यूज हो रहा हो उसको भी बता दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आप एग्ज़ाम जाते वक्त सिर्फ एक बार देख लेंगे, कम से कम इतना जितना है उसमें से कम 10 से 20 नंबर आपका, देखो मैं झूठ बोलने वाला नहीं, 70 नंबर पा जाएंगे, इस पर 50 नंबर पा जाएंगे, 50 नंबर के ऊपर पा जाएंगे, ये सब झूठ बोलने वाला मेरी बस की बात नहीं है। तो आप इससे सीख सकते हैं कुछ हद तक, जैसे आप सीख सकते हैं कुछ हद तक, जैसे लघुत्तरी में आपका काम करेगा, दीर्घोत्तरी में कहीं कहीं काम कर देगा। तो इस टाइप का हम सवाल देखते हैं। सबसे बड़ी बात, जो पहला प्रश्न है, ठीक, तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है उठाया मैंने। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक है? ये होता है ऑप्शन लाल, चाल, इसके बाद कलर लाल, चाल और लाल, याद रहेगा, चाल और लाल। अच्छा, अगर हम मैथमेटिकल देखें कैसे आया है, तो NV इज ग्रेटर देन NR। बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो होता है लाल रंग के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है, या कहीं कहीं ना म्यू भी लिख देते हैं, म्यू V इज ग्रेटर देन म्यू R। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है ना, अपवर्तनांक को चाहे म्यू से चाहे n से डिनोट करते हैं। ठीक, अच्छा, अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात कर ले तो तरंग दैर्ध्य जो होता है वो लाल रंग का अधिक होता है, ठीक, और वायलेट कलर का कम होता है। ठीक, अगर जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसी की स्पीड भी क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक, तो रेड कलर का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो रेड कलर की स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से चाल और लाल से याद कर लिए सर्वाधिक होगा। ठीक, तो इसे NV इज ग्रेटर देन NR, बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है लाल रंग के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। यहाँ लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो बैगनी रंग के तरंग दैर्ध्य से अधिक है, इसलिए चाल भी क्या होगी, लाल रंग की अधिक होगी। ठीक, ये सिंपल सा आपका ठीक थियोरेटिकल पार्ट था। दूसरे पे चले, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इतना है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, जल में प्रकाश की चाल। जब भी किसी मीडियम में पूछे, ठीक, जब भी किसी मीडियम में पूछे तो बिना हिचके इसका ये फार्मूला लगाएंगे, V मीडियम इज इक्वल टू C/μ। ठीक, तो यहाँ अच्छा तरंग दैर्ध्य एक फार्मूला ये हो गया। अगर ऐसे तरंग दैर्ध्य कभी कभी स्पीड दे देता कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, जल का अपवर्तनांक इतना है, तो जल में प्रकाश की चाल बताइएगा, तो ये लगाएंगे। अगर यही साहब तरंग दैर्ध्य पूछा है तो लैम्डा मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा अपान म्यू। ठीक, V मीडियम, लैम्डा मीडियम, C माने निर्वात में, और यहाँ लैम्डा जो ये भी निर्वात में है। तो यहाँ पर अगर हम रख देंगे तो देखिए कितना आता है, तो लैम्डा कितना है 6400 एंगस्ट्रॉम, नीचे 4/3, ये कटेगा तो 1600 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, कितना 4800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितना हो जाएगा 4800 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से लग सकता है। देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है।
ठीक, इस पर खूब आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है 1 नंबर में। ठीक, अच्छा अभी ये बचा है प्रश्न नंबर 3। ये तो आपका साहब एक चैप्टर है व्यतिकरण। तो व्यतिकरण का एक एग्जाम्पल आपसे बहुत पूछता है। जो जल की परत होती है, आप कहीं देखते होंगे बरसात वरसात के मौसम में, अगर उसमें तेल गिर जाता है तो कलरफुल दिखाई देने लगता है। तो पूछते हैं कलरफुल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। जब पानी की सतह पर, जल की सतह पर कोई ऑयल गिर जाता है तब, किसके कारण? इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के कारण। लेकिन आसमान का रंग नीला हमें क्यों दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण नहीं, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ये छोटी छोटी बात है, ये पूछा गया है कि व्यतिकरण के कारण होता है ना, जो मैंने बताया पानी की सतह पर। अच्छा, 2 प्रकाश तरंगों के समीकरण आपको दिए हैं, y1 = 8 cos ω t, y2 = ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आप फार्मूला पढ़े ही हैं। अच्छा, अधिकतम और न्यूनतम, तो I मिनिमम ऊपर है और I मैक्सिमम नीचे। थोड़ी बहुत याद बात रखिएगा। अगर जैसे कभी आपसे पूछा जाए, देखिए मैं यही आपको सारी चीज़ें कह रहा हूँ, बता दूंगा। तो A1 + A2 का होल स्क्वायर और नीचे सॉरी माइनस है ना, तो माइनस। ठीक, चाहे A2 - A1, A1 - A2, जो बड़ा रहेगा बड़े वाले में छोटे वाले को घटाकर स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अच्छा, और यहाँ पर A1 + A2 का स्क्वायर। ठीक, ये बात है ना। अगर मान लीजिए माइनस भी आ जा रहा है तो स्क्वायर कर देंगे तो प्लस आ जाएगा। छोटी बात फिर देखिए, y1 = 8 cos ω t, y2 = 6 cos ω t + थीटा। तो यहाँ पर अगर देखें, अच्छा इसका एक और है, √I1 - √I2 अपॉन √I1 + √I2 स्क्वायर। ठीक, ये भी हो जाता है आपका। थोड़ी बहुत ध्यान देंगे, कभी कभी न्यूनतम पूछा हुआ, न्यूनतम तथा अधिकतम, कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए अधिकतम बटे न्यूनतम का पूछ लेते हैं। अगर मैक्सिमम पूछेंगे ऊपर तो मैक्सिमम अपॉन मिनिमम, तो A1 + A2 स्क्वायर ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, यहाँ ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। तो कभी कभी आयाम को न देकर आपको जो इंटेंसिटी है, तीव्रता देते हैं तो उसे अंडर रूट में लिख देंगे, कोई गुजारिश वाली बात नहीं है ना, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये A1 हो गया, ये क्या हो गया? A2। ठीक, तो ये दिया है आपको, तो A1 कितना है? 8। तो इसको देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, लेकिन हमने सिर्फ आपको इसलिए बताया है ताकि आपको कोई अगर और आ जाए न्यूमेरिकल, उसे कर लीजिए। कभी कभी इसे को 5 नंबर पूछ देते हैं। तो यहाँ देखेंगे कितना है भैया, ये 8 - 6 का स्क्वायर, नीचे क्या करेंगे 8 + 6 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये बराबर 8 में 6 जाएगा, 2 का स्क्वायर बटे 8 × 6 = 14 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा यहाँ से जब इसी को और सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 14 × 14, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर इसे काट देंगे 7। ठीक, तो आ जाएगा 1/49। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। एक बात याद रखिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का अधिकतम न्यूनतम, तो अधिकतम जब भी रहेगा, जहां रहेगा अधिकतम नीचे है तो नीचे हमेशा अधिकतम रहेगा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक, क्योंकि न्यूनतम अपान अधिकतम पूछा हुआ है, तो यहाँ 1 1 है भाई, ज़्यादा वाला ऊपर है न्यूनतम के पास, तो ये कट जाएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो हम सॉल्व किए तो 1/49 आ गया। ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, दोनों में अगर नहीं आ रहा एग्जाम में तब पर भी आपको करना ही है ऑब्जेक्टिव, माइनस मार्किंग तो होने वाला है नहीं, तो ए से या इसे लिख दीजिएगा। हमेशा जो ज़्यादा वाला होगा प्रीफर कीजिएगा, उसी को लिखिएगा, ना आ रहा हो तो, नहीं तो सॉल्व करके लगाइए। कभी कभी इसी को देगा ना, तीव्रता पूछ देते हैं, तो तीव्रता में भी ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ 2/14 1/7 आता, तो तीव्रता कितना आ जाएगा? 1/7। ठीक, तो ये बात, अगर तीव्रता दिए रहता तब तीव्रता पूछता। ठीक, ये बात ऐसे। चलिए बढ़ते हैं अगले। हाँ भाई, आगे अगर देखें हम, ये मुझे बहुत अच्छा प्रॉब्लम लगा ये। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दिख रहा है ना भाई, देखें थोड़ा सा। हाँ चलिए, कह रहे हैं यदि किसी परावर्ती दूरदर्शी के अदृश्यक लेंस का व्यास, देखिए कभी कभी होता क्या है ना, अदृश्यक लेंस का व्यास या द्वारक, व्यास को ही द्वारक बोलते हैं, नहीं दिया रहता।
ठीक, व्यास दे दे तो बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है, व्यास को ही द्वारक बोलता है। डी है, तरंग दैर्ध्य कितना है, लैम्डा है, तो इसकी विभेदन क्षमता। एक बात याद रखिएगा, जब भी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता की बात आएगी तो उसमें 1.22 ऑलरेडी मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक, ये मॉडिफाइड हुआ है। ठीक, 1.22 का मल्टीप्लाई रहेगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चाहे दूरदर्शी रहे चाहे सूक्ष्मदर्शी रहे, 1.22 का मल्टीप्लाई रहेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक, यहाँ लिखा है विभेदन क्षमता। ठीक, तो विभेदन क्षमता की अगर हम बात करें, जब भी आपसे पूछेगा विभेदन क्षमता, ठीक, तो 1.22 ऊपर रहेगा लैम्डा अपॉन डी। डी फार होता है द्वारक और डी फार होता है डिफाल्टर। डिफाल्टर की कैपेसिटी क्षमता, ठीक, यहाँ देख रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना 1.2। डी हमेशा क्षमता जो होता है लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है। विभेदन क्षमता जो होता है तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती तथा द्वारक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इसी में एक शब्द है विभेदन सीमा। ठीक, जब भी सीमा की बात आएगी तो कैपिटल डी ऊपर हो जाएगा और 1.22 लैम्डा नीचे आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सीमा डी, ये दोनों सीमा और डी फॉर दीपक ना, ये मान लीजिए दोनों साथ साथ रहेंगे और ऊपर ऊपर हैं। ठीक, और क्षमता और लैम्डा एक साथ रहेंगे। सीमा और डी फॉर दीपक दोनों साथ साथ रहेंगे, क्षमता और लैम्डा एक साथ रहेंगे। ठीक, और 1.22 का मल्टीप्लाई रहेगा। तो यहाँ पूछा है विभेदन क्षमता, ये रहा ऑप्शन करेक्ट है। कभी कभी विभेदन सीमा पूछ लेता है तो इसका उल्टा टिक कर देंगे। आई बस में ठीक, अच्छा सही है ना। ठीक, अच्छा बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। एक बात, जैसे प्रकाश अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, सवाल उठता है। ठीक, तो जो व्यतिकरण और विवर्तन होता है ये अनुप्रस्थ तरंग में भी होता है और अनुदैर्ध्य तरंग में होता है, लेकिन ध्रुवण जो होता है सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ में होता है, अनुदैर्ध्य में नहीं होता। तो कौन बताता है हमें, ये ध्रुवण। कौन बताता है हमें, ध्रुवण। ये सिंपल सा है, कई बार पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये हो गया ना। प्रकाश के ध्रुवण में ब्रूस्टर का नियम, तो ब्रूस्टर के नियम में हम खूब पढ़ के आए, n बराबर 10 IP। ठीक, इस 10 IP को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot IP, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो आ जाएगा n cot IP। देखिए cot IP कहाँ है, ये रहा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, दिख तो रहा है ना भैया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, ये हो गया। चलिए, अच्छा ध्रुवण कोण P क्रांतिक कोण में संबंध होता है। ओ तरीके, थोड़ा सा यहाँ टफ नहीं है, टफ की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन जब आ जाता है अजीब ढंग का तो आपको घबराहट होने लगती है। मैं होता कैसे करता, n बराबर 10 P। ठीक, और n बराबर जब आता है 1 अपान क्रांतिक कोण तो साइन C, इन ये दोनों बराबर हो गए, बराबर कर दीजिए। 10 P इज इक्वल टू 1 अपान साइन C। इस साइन C को क्या लिख सकते बटे में, cosec C। क्या लिख देंगे, cosec C। तो देखिए, ओहो ऑप्शन ए इज करेक्ट ना, बहुत टफ नहीं है, घबराइएगा मत। ठीक, इस तरीके से ये हो जा रहा है ध्रुवण। ठीक, बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पर। तो ये सब एक एक बार पूछे हुए हैं, एक दो बार कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनको पिकअप किया हुआ है। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। फोटान का विराम द्रव्यमान। देखिए, जब भी फोटान आ जाए और इसका आ जाए विराम द्रव्यमान तो ऑलरेडी कितना होता है, 0 होता है। फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है। अच्छा, लैम्डा तरंगदैर्ध्य की फोटान की ऊर्जा है तो E बराबर क्या होता है, hc बाई लैम्डा। hc बाई लैम्डा कहाँ है, यहाँ है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, फोटान की गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। ठीक, तो एक तो फार्मूला होता है E बराबर मान लो E2, सपोज आपको समझाने के लिए, नहीं तो दूसरे तरीके से बताया जाता है। तो इसका हो जाएगा mc² और यहाँ क्या हो जाएगा h न्यू, तो m बराबर हो जाएगा h न्यू अपान
सी स्क्वायर। देखिए कहाँ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एच न्यू अपान सी स्क्वायर। ठीक है, कहीं कहीं ना इसी एच न्यू को आप पढ़े होंगे एच सी वाई लैम्डा, तो सी से सी कैंसिल और यहाँ चला आता है सी, तो यहाँ पर देखिए एक तो ये हो गया। ठीक, और कहीं कहीं से यम को ऐसे दिखा देते हैं एच सी, तो सी सी कट जाएगा, बाई क्या हो जाएगा क्या बोलते हैं, हाँ लैम्डा सी, ये हो जाता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। हो सकता है साहब आपको न्यू न देकर लैम्डा दे दे, तो आपको ये हो जाएगा। ठीक, तो आप याद रख लीजिएगा ना। यहाँ से जैसे यहाँ देखिए, किसी गतिमान आवेशित कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करता है, तो इसी लैम्डा को इधर भेज दीजिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान यम इंटू सी। तो जो तरंग दैर्ध्य होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हाँ भाई, निर्भर करता है। ठीक, अच्छा संवेग इन दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं, यम इंटू वी संवेग, तो ये संवेग है, संवेग पर भी निर्भर करता है, वेग पर भी निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब जो ऑप्शन ये करेक्ट है आपका, वो ऑप्शन डी। ठीक, जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है यहाँ पर, ठीक, वो आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, समझ आई गई बात। अच्छा, निम्नलिखित कण का एक ही वेग से गतिमान डी ब्रोगली वाला तरंग दैर्ध्य है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ मिटाकर आपको दिखाते हैं, याद रखिएगा। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या एम सी दिखा दीजिएगा। ठीक, तो देखेंगे कह रहा है वेग इन चारों का वेग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, वेग क्या है, सेम है, तो हटा दीजिए। एच क्या है, प्लांक नीयतांक, ये फिक्स है, इसकी वैल्यू 6.6 3 × 10⁻⁴। ठीक, जूल सेकेंड, इसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m। तो कहने का मतलब है जो तरंग दैर्ध्य होता है वो द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिसका, ठीक, पूछा है अधिकतम तरंग दैर्ध्य, तो जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो सबसे कम द्रव्यमान किसका है, इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होगा, इलेक्ट्रॉन को होगा। ये है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, अच्छा चलिए बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पर। हाँ भाई, देखो ये उसी का आगे का सवाल है। प्रश्न नंबर 13, किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति की आधी हो। देहली आवृत्ति क्या होता है, एक्चुअली किसी चालक से या चालक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने की सबसे न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। कह रहे आधी हो, ठीक, 1/3 हो, कुछ कम हो। कहने का मतलब न तो ये है, न तो ये, न तो ये, क्योंकि ये आधी भी, 1/3 कुछ कम, ये लगभग एक जैसे है, इसलिए देहली आवृत्ति से अधिक हो। कहने का मतलब जो देहली आवृत्ति है इसको न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक, तो आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके वो न्यू, तो न्यू नॉट से अधिक होना चाहिए। ठीक, अगर यही तरंग दैर्ध्य पूछता तो लैम्डा नॉट इधर कर दीजिए, लैम्डा इधर, तो लैम्डा नॉट इज ग्रेटर देन लैम्डा। आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। ठीक, लेकिन वही तरंग दैर्ध्य देहली तरंग दैर्ध्य से कम होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में निरोधी विभव V0 तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है जो न्यू अक्ष से थीटा कोण बनाती है। यदि पृष्ठ का कार्यफलन W हो तो tan थीटा का मान होगा। ओहो, थोड़ा यहाँ से देखिए, ये जो निरोधी विभव है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये किस पे डिपेंड करता है, आवृत्ति पर डिपेंड करता, सही ना। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, प्रकाश आपतित हो रही, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर
तथा उस कैथोड पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पे? आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब आवृत्ति तथा प्रकृति पर निर्भर करता है। ये एक आध दो बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए बता दे रहे हैं। ठीक, यदि पृष्ठ का कार्यफलन W तो tan थीटा का मान, तो बिना हिचके इस tan थीटा का मान जो है वो याद रख लीजिएगा h/e, याद रख लीजिएगा। ठीक, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, h/e से याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पर। ठीक, बहुत सिंपल है, बहुत टफ है नहीं। ठीक, आइए भैया एक बार फिर से। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु के ये 15 मिनट का जो प्रश्न है, ये 2-3 बार, कई बार पूछा हुआ है, 2-3 बार से ज़्यादा, आज लगभग 10 सालों में। हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो जब भी कोढ़ी आ जाए, कोढ़ी संवेग ना भैया, कोढ़ी संवेग आ जाए तो h/2 बिना हिचके टिक कर दीजिए आप। इसके अलावा हम किसी और को जानते नहीं हैं। ठीक, लेकिन जो 16 है और 17 इसे अच्छे से हमें सीखना भी है। ठीक, 16 और 17, ठीक, अच्छा जगह है इधर ना, इधर सीखते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ना, ठीक, जगह तो है ना भाई, हाँ जगह खूब है, आइए अच्छे से सीखते हैं ना। यहाँ अगर हम इसको देखें भाई थोड़ा सा, हाइड्रोजन, यहाँ जो एक्चुअली में आर्यन होता है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू R1 ना। एक चीज़ और, सॉरी गलती हो गई, थोड़ा और आपको सिखाते हैं। आर्यन इज इक्वल टू n² R1। ठीक, अच्छा R1 बराबर कितना होता है याद रखिएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम। R1 बराबर कितना होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको छोड़ दीजिए, कभी कभी ये तो दिया ही है, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे इन सब का अनुपात, इन त्रिज्याओं, कक्षाओं की पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। तो करना क्या है आपको, यहाँ से R1, R2, R3, R4 इज इक्वल टू देखेंगे, R1 तो रहेगा R2, तो यहाँ 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 R1। ठीक, अब 3 रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 R1 स्क्वायर, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 R1। तो R1 सब कट जाएगा, तो 1:4:9:16। तो इस टाइप का ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, ये हो जाएगा। और इस टाइप के भी पूछे जाते हैं, प्रथम कक्षा त्रिज्या अनुपात इतना है, सॉरी त्रिज्या इतनी है तो इसकी तीसरी कक्षा की। तो तीसरी कक्षा का जब भी पूछा जाएगा तो देखिए R1 बराबर दिया है, तो 3 का स्क्वायर गुणे 0.53 एंगस्ट्रॉम ना। अब 9.53 एंगस्ट्रॉम, 9 त्रिक 27, 9 पचे 45, 2 47। इसका मतलब जो ऑप्शन, और एक अंक 10 में लगा देंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन आपके ये खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे आपसे दे देंगे, पूछेंगे पहले, दूसरे, तीसरे, कभी कभी पहले, तीसरे, 5वें कक्षा उत्तर जगह हो जाता है, तो 1925 स्क्वायर कर दीजिएगा बस। ठीक, अच्छा हाँ ये पूछे हुए हैं, तो यही आपसे पूछे हुए हैं। अगर कभी भी पूछेगा n के प्रोपोर्शनल कैसे होता है, R प्रोपोर्शनल n स्क्वायर। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों पूछ सकते हैं आपसे। ठीक, लेकिन जो नीचे का सवाल है साहब यहाँ पर 17, ये थोड़ा देखने लग जाए। हाइड्रोजन परमाणु में R त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। यहाँ देखिए आपका माइंड को रिमाइंड करना चाहिए। ठीक, पहली बात, जो गतिज ऊर्जा होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, इन तीनों से होगा। अच्छा यहाँ थोड़ा देखिए, हम कूलाम का नियम पढ़े हैं, तो कूलाम का नियम आपको याद ही होगा, इतना सिंपल है। तो ये बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ ई रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, e²। लेकिन जब यही एनर्जी पढ़ते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r, यही पढ़ते हैं ना, तो यहाँ E रखेंगे तो E²R। इसका मतलब जब एनर्जी होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R,
लेकिन जब फोर्स होगा तो इन्वर्सली होगा आर स्क्वायर के। ठीक, तो जहाँ आर स्क्वायर वो हो ही नहीं सकता। ठीक, इसका मतलब बी और सी में एक चीज़ सही है। ठीक, अच्छा ये बात हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ठीक, याद रखिएगा ई स्क्वायर बाई आर नहीं, ई स्क्वायर बाई 2r। ठीक, ये किसका फार्मूला है? गतिज ऊर्जा का। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे k इज इक्वल टू 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई 2r। ठीक, ये गतिज ऊर्जा हो गई। और ये टोटल एनर्जी अगर हम बात करें टोटल, तो मान लीजिए कहीं कहीं टोटल एनर्जी को ई से दिखाते हैं, ई। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतना होता ही है, लेकिन बस निगेटिव लग जाता है। 4πε0 ई स्क्वायर बाई 2r। तो कहने का मतलब है जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, बस निगेटिव होता है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर होगा लेकिन निगेटिव साइन के साथ। तो सवाल मन में उठ रहा है ये भी तो बराबर है, बस ई स्क्वायर बटे आर। ठीक, ये है आपका। ठीक, ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको कह देंगे गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का अनुपात याद करिए। कभी कभी हो सकता है स्थितिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा का अनुपात याद करिए। तो आप अगर इसे आसानी से याद रखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा। देखिए भैया, जो पढ़ा होगा उसी की चीज़ें थोड़ी सी टर्मोलॉजी याद होगी, बाकी बाहर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, हाँ भाई। हाँ, अगर हम देखें हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, यहाँ थोड़ा देखिएगा। लाइमन जो हाइड्रोजन की श्रेणी होती है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ठीक, ब्रैकेट, फुंड। ठीक, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इस तरीके के 5 होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज जो होता है लाइमन और बामर, यही ज़्यादा यूज किए थे, लाइमन और बामर। ठीक, पहला क्वेश्चन जो कभी कभी पूछा जाता है, कहते हैं दृश्य प्रकाश किस श्रेणी में पाई जाती हैं? तो किस में पाई जाती हैं? बामर में ना। दृश्य प्रकाश किस में पाई जाती है? बामर श्रेणी में। अच्छा, चलते हैं लाइमन। अच्छा, जो पराबैंगनी होती है वो लाइमन में पाई जाती है, और जो अवरक्त होती है वो बामर के बाद जो आते हैं पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, उसमें पाई जाती है। कौन? अवरक्त ना। और लाइमन के साथ पराबैंगनी ना। तो जैसे इसको याद कर लीजिएगा, दृश्य में के कौन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? बामर श्रेणी में। ठीक, अच्छा है। जब भी शब्द आ जाए प्रथम रेखा, तो इसका मतलब n बराबर इनफाइनाइट, तो आपका आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक, अरे सॉरी ये वाला नहीं यार, 1216 एंगस्ट्रॉम, लगभग 1215 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक, अगर यही लाइमन की पूछ देता, देखिए पूछता सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, तो कितना होता है? 912 एंगस्ट्रॉम। अगर यही पूछ रहा है सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये बात याद रखिएगा। सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य 912 एंगस्ट्रॉम, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये बात समझे? अच्छा, ये हो गया। कभी कभी पाश्चन का भी पूछ देते हैं। ठीक, पाश्चन का क्या होता है? अच्छा, यही देखते हैं पाश्चन का। अगर पाश्चन पूछता, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया भैया, ध्यान दीजिएगा, गरीबी है ना। पाश्चन, तो पाश्चन के लिए अगर सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य देखिए, ठीक, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य तो होता है 3646 एंगस्ट्रॉम ना, 3646 एंगस्ट्रॉम। अगर यही सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य देख लेते तब कितना हो जाता? 6563 एंगस्ट्रॉम। ऐसे मैंने याद किया, ऐसे आप भी याद कर लीजिएगा, 6563। ठीक है, अगर जब भी प्रथम रेखा पूछेगा, प्रथम रेखा मतलब होता है सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, तो लाइमन के लिए कितना होता है? 1216 एंगस्ट्रॉम, ये 1215 एंगस्ट्रॉम। अगर पाश्चन के लिए पूछता है कि पाश्चन की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, तो 65
एंगस्ट्रॉम, 6563 एंगस्ट्रॉम। ठीक समझ में बात? चलिए अच्छा चलते हैं अगले पर। 4 ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण की रेखाओं की संख्या। जब भी संक्रमण रेखाओं की संख्या अगर आपसे पूछता है तो आप बिना हिचके बराबर एक फार्मूला होता है n-1/2। ठीक, तो 4 ऊर्जा स्तर है, 4 यहाँ रखिए, 4 यहाँ रखेंगे तो 4 में से एक जाएगा 3, तो 4 3 12, 12/2 कितना आ जाएगा 6। तो ऑप्शन 6 इज करेक्ट। लेकिन उसके जस्ट अगले साल बाद 4 ऊर्जा स्तर न देकर दिया है रहा कि हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 5 के लिए ना उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, तो n बराबर 5 दिया है। जब भी पूछेगा 5 रखिए, 5 में से एक जाएगा 4, 5 चौक 20/2, तो कितना आ जाएगा 10। तो जैसे आपको देगा वैसे पूछ लीजिए। ठीक, याद रखिए। प्रश्न नंबर 20 देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। एक बात याद रखिएगा, आयनन ऊर्जा निगेटिव ना होकर कैसी होती है, पॉजिटिव, और लगभग कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो आप फार्मूला पढ़े होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अगर यही दे देता हाइड्रोजन परमाणु के बजाय कोई लिथियम तो यहाँ पर Z²। इन सबको याद आप रखिए। ठीक, अगर लिथियम दे देता तो यहाँ Z के स्थान पर कितना रखते, 3। Z क्या है भाई, परमाणु क्रमांक, क्या है परमाणु क्रमांक, और n बराबर वैल्यू रखेंगे। जैसे n बराबर पूछता तीसरी कक्षा में, तो n बराबर 3, 3 के स्क्वायर 9। कई बार एग्जाम्पल आपसे पूछा हुआ, अगर हाइड्रोजन है तो Z बराबर 1। ठीक, यहाँ से बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। चल भैया इसको देखते हैं। कहाँ बोल रहा है, पहल 21 का 21वां, 2 परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, वे होंगे। देख भाई, बिना हिचके अगर कहीं लिख दे परमाणु क्रमांक समान, क्या लिख दे, परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक, तो क्या होते हैं, समस्थानिक। भाई द्रव्यमान का अगर शाब्दिक अर्थ समझे तो भार भी होता है, तो भार तो भिन्न भिन्न है, तो जाहिर सी बात है समभारिक होगा नहीं, और सब न्यूट्रॉनिक भी नहीं होगा। न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, तो जाहिर सी बात है समस्थानिक। अभी आपको इसके बाद कुछ बेजोड़ बातें बता दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में गलत ही ना हो। अब करें, एक तत्व के परमाणुओं में जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं। देखिए, द्रव्यमान में भिन्न है, इसका मतलब समभारिक नहीं होगा, तो समभारिक ये कट गया। अच्छा, ये समझ समावयवी भी हो तो होगा ही नहीं। ठीक, समावयवी आपके सिलेबस में नहीं है तो होगा ही नहीं। रासायनिक गुण समान रखता है। ठीक, तो रासायनिक गुण समान कौन रखता है, समस्थानिक। कौन रखता है, समस्थानिक। समस्थानिक देखिए कई तरीके से होते हैं। एक तो बोलता है कि परमाणु क्रमांक समान होता है, दूसरा बोल सकता है कि प्रोटॉन की संख्या समान होता है, तीसरा बोल सकता है कि रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। अगला, नाभिकीय बलों के लिए विनिमय कण है, तो ये जान लीजिए मेसान। हम लोग पढ़ते थे तब इसकी पूरी थियरी थी, लेकिन एक बार पिछले 3-4 साल पहले ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, मेसान विनिमय कण तो मेसान होते हैं। मेसान जो था, इसे एक साइंटिस्ट थे जापान के, युकावा साहब ने खोज किया था। 84 नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक, कह रहे हैं पोलोनियम 84 और ये 218 नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो यहाँ जो ये शब्द नाभिक, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा कि बताइए इसमें क्या नहीं है। तो जब भी नाभिक होगा तो याद रखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ये गलती मत करिएगा। ठीक, अक्सर ये क्वेश्चन दे देता नाभिक में क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे दे देगा 84 ये सब, तो आप कंफ्यूजन में बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ ये ना पूछकर पूछा हुआ है कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो ये जो होता है प्रोटॉन की संख्या होती है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ये प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 218 है। भाई यही है ना, 218 में से नीचे वाले घटा दो 84, हम जैसे घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं, बहुत बार पूछा गया है। ये न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, कभी कभी इसमें पूछेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है, ये भी नाभिक में कौन सी संख्या नहीं होती है। ठीक, तो यह पूछ देंगे नाभिक में क्या नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन।
ठीक, इस बात को याद रखिएगा, मैं भी पूरा लिखवा भी दे रहा हूँ। ठीक, बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। हाँ भाई, ये देख लीजिए, इस पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इस पे ज़्यादा करके कभी कभी एक नंबर, ज़्यादा करके एक नंबर का बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बना दे या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले लिखा है समस्थानिक। कभी कभी एग्जाम में होता है क्या, बोर्ड एग्जाम में समस्थानिक न देकर आइसोटॉप्स दे देते हैं। ठीक, तो टॉप से समझ जाएंगे ये क्या, किसकी बात कर रहा है, स्थानिक की। ठीक, पी लिखा है तो पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। अगर भाई प्रोटॉन की संख्या समान होगी, इसका मतलब परमाणु क्रमांक भी क्या होगा, समान होगा। और अगर परमाणु क्रमांक समान होगा, इसका मतलब रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। याद रखिएगा, रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। अच्छा, समभारिक, देखिए कभी कभी ना हिंदी में देकर बार देते हैं, आइसो बार से आप क्या समझते हैं, तो बार से समझ में आ रहा भार, तो भार का समभारिक। ठीक, तो जब समभारिक माने समान भार, ठीक, तो द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। और जब द्रव्यमान संख्या समान है, इसका मतलब भौतिक गुण समान है। जैसे मेजर करते हैं, मापते हैं ना द्रव्यमान, तो भौतिक गुण है, तो क्या है, समान है। उसका टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या है, सब फालतू जितनी है बाह्य जो चीज़ें में भौतिक गुण होता है, तो भौतिक गुण क्या होते हैं, सेम होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, समान न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो अक्सर इसके एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल कुछ होते हैं, तो जो बुक से पढ़ लीजिएगा, नोट्स आप बनाएंगे तो नोट से पढ़ लीजिएगा। हाँ, कभी कभी एक नंबर में पूछते हैं कि एक AMU में कुल कितनी मास होता है, तो एक AMU में 1.66 गुणे 10⁻⁻27 kg कैसे आया है उसे जाने दीजिए। आप यहाँ रट लीजिए, 1.66 गुणे 10⁻⁻27 kg। अच्छा, kg, अरे सॉरी ये भी kg कर दिया यार, ये kg से जब ग्राम में जाएगा तो 10⁻³ से गुणा होगा, 10 जब 3 से गुणा होगा तो यहाँ -27 + 3 कितना हो जाएगा, -24। भाई +3 होगा ना, तो -27 + 3 कितना हो जाएगा, -24। तो याद रखिएगा, किलोग्राम में -27 और ग्राम में होता है तो -24। और कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि एक AMU में कितनी एनर्जी होती है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ये आपका है सिंपल। इस पे आपको खूब क्वेश्चन बनते दिखेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले पर। हाँ भैया, आइए फिर से एक बार देखते हैं ना, प्रॉब्लम नंबर 25 पे चलते हैं। कह रहे हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। तो कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या क्या उत्सर्जित करता है, अल्फा कण, बीटा कण, गामा तरंग। क्या क्या, अल्फा कण, बीटा कण, गामा तरंग। अल्फा और बीटा कण होते हैं, गामा तरंग होता है। तो बाकी इनके अलावा जो है उसी को उत्सर्जित नहीं करता। प्रोटॉन, कभी कभी यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ देता है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, या तो अल्फा कण उत्सर्जित करेगा, या तो बीटा कण उत्सर्जित करेगा, या तो गामा तरंग उत्सर्जित करेगा। तीनों में से जो ऑप्शन रहेगा उसी को आप टिक कर दीजिएगा। तो दो तरीके से क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब, इसको मैंने इसलिए पिकअप किया हुआ है न्यूमेरिकल, ऐसे क्वेश्चन आपको खूब बनते भी हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में भी, तो इसलिए किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन दर 320 प्रति सेकंड है, 320 प्रति सेकंड है। ठीक, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, 320, 90 मिनट पश्चात यह गिरकर 40 प्रति सेकंड गिर जाती है ना, पदार्थ की अर्धायु पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से जो N0 है प्रारंभिक, वो कितना है एक्चुअली में, 320। N कितना है, 40 है। ठीक, हम जो फार्मूला पढ़ के आए हैं, N बराबर, ठीक, क्या है, N = N0 1/2 पावर N, ये है। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। तो इसी को उठा कर रख दीजिए। तो N कितना है, 320। N0 कितना है भाई, बोलो 40 है। अरे यार उल्टा लिख दी, सॉरी, यहाँ सही लिखे। N कितना है, 40 है। N0 कितना है, 320 है। ठीक, 1/2 पावर N, 0 से 0 कट गया, 4 × 8 = 32। इसका मतलब 1/8 आएगा, उसको लिख सकते हैं क्यूब, और यहाँ से 1/2 पावर
n, तो क्या हो जाएगा n बराबर 3, n बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर n बराबर 3 हम देख लें तो टोटल टाइम हमें दिया हुआ है, तो यहाँ देखेंगे कुल समय बराबर n गुणे अर्ध आयु। ठीक, कुल समय कितना होता है 90 है, n कितना है 3 है, अर्ध आयु आपसे पूछ रहा है, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 30 तिहाई 90। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कभी भी एग्जाम में जैसे कभी कभी ना इसी को देकर उल्टा पूछ देते हैं कि कितने गुना रह जाएगा, तो 1/2 का पावर होगा, चाहे 1/2 ऑप्शन हो, चाहे 1/4 ऑप्शन हो, चाहे 1/8 ऑप्शन हो, चाहे 1/16 हो, चाहे 1/32। कभी ऐसा नहीं होगा 1/27 हो जाएगा, या कभी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा 1/10 हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन इसमें होते नहीं हैं। ठीक, रेयर केस में होता है, बहुत हाई एग्जाम दे जाएंगे तब बोर्ड एग्जाम में 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 इस टाइप के ऑप्शन इसमें होते हैं, तो इसी को टिक करिएगा। अच्छा, ये हो गया। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप 92 यूरेनियम 238 का नाभिक 91 पैलेडियम में बदल जाता है। इस विघटन के दौरान उत्सर्जित कण है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको कण निकालना हो, कौन कौन सा कण है, ठीक, तो इसमें से रेड हॉट लाल वाली जस्ती है ना, हाँ, 238 में से 234 को घटा देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आ जाएगा अल्फा कण। ठीक, अगर दिख रहा होगा तो यहाँ हम लिख रहे हैं अल्फा कण की संख्या बराबर, तो कितना हो जाएगा 238 माइनस 234/4, तो कितना बच गया 4/4, कट कर कितना आ गया 1। इसका मतलब एक अल्फा कण, तो एक अल्फा कण कहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब यही सही होगा। लेकिन देख लेते हैं। अच्छा, आप जानते होंगे किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से जब एक अल्फा कण निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, जबकि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। तो 238 में से 4 जाएगा 234, सही है। 92 में से 2 घटेगा 90। तो आप और पढ़े होंगे उससे आगे कि एक बीटा कण जब निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जबकि उसके परमाणु क्रमांक में 1 जुड़ जाता है। जब यहाँ 90 हुआ तो एक बीटा कण निकलेगा, तो एक और जुड़ेगा तो कितना जाएगा 91, इसका मतलब एक बीटा कण भी निकलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन वो आपसे खूब पूछते हैं। ठीक है, यही है। बढ़ते हैं अदर न्यूमेरिकल पे, अदर क्वेश्चन पे। हाँ भाई, इसको देख लेते हैं, आते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। 28 का देखिए, जब लिथियम नाभिक पर प्रोटॉन की बमबारी की जाती है तो परिणामी नाभिक ये हो जाता है, उत्सर्जित कण होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें और तरीके देखिएगा, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। ये लिथियम हो गया 37 + 1H1 प्रोटॉन हो गया, 3 1 4 और बेरिलियम 4 है भी, 7 1 8 8 है भी। इसका मतलब अल्फा कण पे चार्ज होता है, ये भी नहीं होगा, बीटा कण ये भी नहीं होगा, अरे सी, ठीक, कहाँ दे दिया प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन भी नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पे जो मास होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, तो लिखते हैं ना 0n1, इसका मतलब ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फोटॉन। ठीक, तो यहाँ से फोटॉन हो जाएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ फिर दिए हैं डेड के क्षय के कारण तत्व परिवर्तित नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है गामा किरण, जिसका न तो द्रव्यमान हो न तो क्या हो आवेश हो, जैसे फोटॉन का भी न तो कोई द्रव्यमान होता है न तो कोई आवेश होता है, या कह लीजिए द्रव्यमान बहुत कम होता है तो ज़्यादा। अच्छा, यहाँ के देखें, दिए गए नाभिकीय अपक्रिया में x प्रदर्शित है, तो 11 है, यहाँ 11 + 0 11 आ गया, बराबर है, 6 है, 5 और 1 6 बराबर हो गया। तो यहाँ बचेगा क्या, न्यूट्रिनो, क्योंकि न्यूट्रिनो का न तो कोई द्रव्यमान होता है न तो कोई आवेश होता है। इसका आवेश होता है, इस पर तो आवेश नहीं होता है, पर इसका द्रव्यमान ऑलरेडी होता है। प्रोटॉन पर आवेश भी प्रेजेंट होता है, एलवेज क्या उपस्थित होता है, द्रव्यमान भी होता है, इस वजह से प्रोटॉन नहीं होगा। तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन नहीं होगा, आंसर क्या होगा इसको, ठीक, न्यूट्रिनो। चलिए भाई ना, जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसका ये चारों लास्ट क्वेश्चन है।
अच्छा प्रॉब्लम है, देखते हैं लास्ट के जो मैथमेटिकल है, थोड़ा सा जगह पर आपको बना दे। हाँ भाई ठीक, चलिए अब सही है। तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा ठीक का स्रोत है, ये तो आप पढ़े ही होंगे। सूर्य की विकिरण ऊर्जा किससे होता है? नाभिकीय संलयन। ये बात भूलिएगा मत, सूर्य की विकिरण ऊर्जा हमेशा किस पे डिपेंड करता है? नाभिकीय संलयन पर। एक बात और, जो परमाणु बम होते हैं, जो परमाणु बम होते हैं वो नाभिकीय विखंडन पर, और जो हाइड्रोजन बम होते हैं वो नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम कम खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम की तुलना में, तो इसलिए नाभिकीय विखंडन पे होता है। हाइड्रोजन बम ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए नाभिकीय संलयन पे होता है। एक साथ कई काम आपके हो जा रहे हैं इस टाइप के। देखिए हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा, नया क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा माने जब परेशान ना हो, ठीक, शून्य। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा ना, एक बार पूछा गया 19 में, हो सकता है फिर से रिपीट कर दी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सुनिए, एक नाभिकीय अपक्रिया व्यक्त होती है, ये नाभिकीय अपक्रिया दिया हुआ है, ठीक। सामने अगर 2He4 प्लस XZA इज इक्वल टू Z+2YA+3+W, कह रहे कण W है, ठीक। इलेक्ट्रॉन को अगर हम लिखना चाहें तो देखेंगे, लिख सकते हैं E-1 0, प्रोटॉन का 1H1, न्यूट्रॉन का 0 1 1, इसका पॉजिट्रॉन बीटा होता है 0+1, ठीक। अच्छा ना, अच्छा पॉजिट्रॉन, ठीक 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 ना, -1, ठीक। अच्छा ये थोड़ा सा अगर देखें ये, तो इसका जो आंसर होगा न्यूट्रॉन होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए अगर परमाणु क्रमांक में कोई भी परिवर्तन Z+2 तो यहाँ पर 0 हमें चाहिए, ठीक। और A+4 तो यहाँ दोनों ऐड करेंगे तो A+4, जितना द्रव्यमान इधर है उतना द्रव्यमान इधर भी होना चाहिए, तो A+3 A की कमी है तो 1, तो कौन आ रहा है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हमेशा टिक करिएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपसे पूछेंगे, मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी आपको ये सब बताया था। अच्छा यहाँ पे देखेंगे यूरेनियम 235 के नाभिक के विखंडन से मुक्त ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा है। अच्छा थोड़ी सी बात और आपको बता दें, कभी कभी क्या करता है, यूरेनियम 235 के नाभिक के विखंडन की द्रव्यमान क्षति को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एम से। और आपसे पूछेगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा या प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर जब कर देंगे तो किस में आ जाएगा? ई, और जो ई आएगा वो किस में रहेगा? जूल में, ठीक। जूल में आने के बाद उसे क्या करेंगे? 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा कर देंगे, तो जो आ जाएगा वो किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 10⁻6 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे फिर ना, तो फिर किस में आ जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक। अब उस मेगा इलेक्ट्रॉन को जितने दिए हैं परमाणु भार द्रव्यमान संख्या उतने से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 200/235, मतलब ये 200 है तो डायरेक्ट आएगा नहीं, कट गया। ये 106 भी नहीं है, कट जाएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो लगभग 10 बढ़ा देंगे तो 0, 2 8 16, 2 8 करीब 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक ना। तो इस वजह से ऐसा होगा 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन। इस पे खूब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा। इस पर लघुत्तरी प्रश्न भी आप न्यूमेरिकल के टाइप से ज़्यादा पूछते हैं, इस पे ज़्यादा पूछते हैं, ठीक। इसलिए इसको पढ़ लीजिए, एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको आने लगेगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले पर, नेक्स्ट पर। हाँ भाई आइए इस पे देखते हैं प्रश्न नंबर 35 ना, अर्धचालकों की चालकता, ठीक। हाँ दिख तो रहा है यार काले से, करें अर्धचालकों की चालकता ताप पर निर्भर नहीं करती, ये तो गलत है ना। अर्धचालकों की चालकता जो होती है ताप पर निर्भर करती है, ताप बढ़ने पर घटती है, ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ताप घटने पर बढ़ती है। थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल पार्ट देख लेते हैं। पहले बात करेंगे हम चालक की, देखिए इसलिए आपको ले रहे हैं ना एक एक क्वेश्चन ताकि आपको पता लगे। और दूसरा है अर्धचालक, सॉरी अर्धचालकता लिख रहे हैं, ठीक ना। चालक और अचालक, अगर बाय द वे हम टेम्परेचर इसका भी बढ़ा दें और टेम्परेचर हम इसका भी बढ़ा दें, ठीक, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना,
और प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। ठीक, रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब प्रतिरोध भी बढ़ता है, प्रतिरोधकता भी बढ़ता है, जबकि कंडक्टिविटी, कहने का मतलब चालकता, घट जाती है। अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो अर्धचालक की प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोधकता भी घट जाएगा, लेकिन चालकता क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जो रो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/σ होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक, तो इसलिए ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको बेसिक से उठाते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ मालूम हो जाए। ठीक, अच्छा, यहाँ बोलो तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। अच्छा, ये जो लैंग्वेज लिखा गया है परम शून्य ताप, इसको क्या बोल देते हैं, 0 केल्विन। ओके, क्या बोल देते हैं, ओके। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी ओके है, ओके नहीं है बे, 0 केल्विन है। ठीक, या तो 0 केल्विन बोला जाएगा या तो परम शून्य ताप। एक बार क्वेश्चन दिया था शुद्ध जर्मेनियम के स्थान पर यहाँ लिख देते हैं अर्धचालक। तो जब 0 केल्विन होगा तो चाहे चालक भी होगा चाहे अर्धचालक हो, कुछ भी होगा तो हमेशा पूर्ण अचालक की तरह व्यवहार करेगा या कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक, चालन तथा संयोजी बैंडों की ऊर्जा में अंतर, ये लैंग्वेज देखिए, ये लाइन, चालन तथा संयोजी बैंडों की ऊर्जा में अंतर। ठीक, अगर ऊर्जा में अंतर की बात करें तो चालक में सबसे कम होता है। चालन तथा संयोजी बैंडों की ऊर्जा में बात करें तो चालक में सबसे कम होता है, जबकि कुचालक में या अचालक में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ देखते हैं चालक में अधिकतम होता है, नहीं, मिनिमम होता है। चालक में न्यूनतम होता है, ये सही हो सकता है, लेकिन अगर और भी ऑप्शन देखते हैं, अर्धचालकों में चालकों से कम होता है, नहीं, चालक अर्धचालक में चालक से ज़्यादा, क्योंकि चालक में न्यूनतम होता है तो जाहिर सी बात है अर्धचालक में चालक से ज़्यादा होगा। ठीक, कुचालक में चालकों से कम होता है, नहीं, कुचालक में चालकों से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन लोग आपसे पूछ कर परेशान करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये बहुत पूछते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ भाई, प्रश्न नंबर 38 देखें। इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर चल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन इससे बनते हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगानी होती है। ठीक है, इस पर मैंने जो जगह स्पेस छोड़ा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है। तो अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है दोनों से, कोटर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन से। कभी ऐसा नहीं कोटर से कर दे इलेक्ट्रॉन कर दे, ऐसा नहीं करते, कोटर से भी और इलेक्ट्रॉन से भी। कोटर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जानते हैं नेगेटिव होता है। ये क्वेश्चन से मैं कई क्वेश्चन बना दूंगा। ठीक है, थोड़ा यही समझते हैं। हाँ, कह रहे हैं शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। मैं होता कैसे लगाता इस टाइप के क्वेश्चन को ना, कैसे करता, एल्युमिनियम एक वर्ग का है और फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी ये एक ग्रुप के हैं, इसका मतलब एल्युमिनियम ही सही हुआ। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। ठीक, अच्छा, पी टाइप में क्या मिलाते हैं, त्रिसंयोजी। एक सेकंड नहीं चल रहा है भैया, इसके लिए सॉरी, त्रिसंयोजी तत्व मिलाया जाता है। ठीक है, जबकि एन टाइप में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या मिला जाता है, पंचसंयोजी। ठीक, पंचसंयोजी जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, नहीं तो आर्गन हो जाएगा, यस, एंटीमनी हो गया। इसमें क्या मिला जाएगा, एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम, गैलियम, ये सब मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये सब मिल त्रिसंयोजी तत्व और चाहे। अच्छा, क्या ये अगर हम देखें क्या नाम है वैद्युत से, तो अगर यह देखें एक चीज़ दो चीज़, एक चीज़ दो चीज़, तीसरा अगर इनकी हम देखें वैद्युत क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकली, तो ये भी उदासीन होते हैं और ये भी उदासीन होते हैं। एग्जाम में ऐसा
पूछता है एन टाइप अर्धचालक किस तरीके का व्यवहार करता है, बच्चा रटा हुआ था एन फॉर निगेटिव तो टिक कर देता है, ऋणावेशी की तरह व्यवहार करता है। जबकि कैसे होते हैं, उदासीन। थोड़ा और देखेंगे इसमें बताओ, इलेक्ट्रॉन होता है, कोटर होता है, कोटर गलत है। इसमें कोटर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, इसमें भी देखेंगे कोटर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। ठीक, कोटर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। थोड़ा भैया हम देखेंगे इसमें जो P है, P फॉर पॉजिटिव तो कोटर पॉजिटिव होता है, समझे बात, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, कोटर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो P टाइप में इसकी संख्या ज़्यादा होती है। ठीक, इसे बोलते हैं बहुसंख्यक। ठीक, और इसकी संख्या कम होता है, इसको बोलते हैं अल्पसंख्यक। जैसे अपने यहाँ कुछ धर्म क्या है, अल्पसंख्यक है, ऐसे इसमें भी है। ठीक, इसमें कोटर क्या होता है, अल्पसंख्यक। एन फॉर निगेटिव तो निगेटिव वाला, सॉरी निगेटिव क्या होगा, बहुसंख्यक। ठीक, एक बार थोड़ा याद रखिएगा, एन माने निगेटिव होता है, निगेटिव वाला ज़्यादा होता है, बहुसंख्यक होता है, और ये क्या होता है, अल्पसंख्यक होता है। होंगे दोनों, कोटर भी और इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन कोटर की संख्या कम होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुसंख्यक में है तो इसे क्या बोल देते हैं, एन टाइप। इसमें देखें कोटर की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुसंख्यक। इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, अल्पसंख्यक। दिख तो रहा है ना यार। ठीक, अगर आपसे जैसे पूछता है कि पी टाइप अर्धचालक में जो आवेश वाहक होते हैं तो कौन होते हैं, तो आप दोनों लिखेंगे, कोटर एज वेल इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये लिख सकते हैं कोटरों की संख्या अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। ऐसा नहीं लिख देंगे सिर्फ कोटर होता है। आई बात, अगर वो ऑप्शन में दिया रहेगा कि पी टाइप अर्धचालक किसके कारण चालकता होती है, तो अगर ऑप्शन में सिर्फ एक दिया रहेगा कोटर, एक जगह इलेक्ट्रॉन, एक जगह पॉजिट्रॉन, एक जगह और कुछ दिया रहेगा, तब आप कोटर टिक करेंगे। ऐसे इसमें करेंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन करेंगे। ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक है, ये उसकी 5 चीज़ें हैं, पांचों चीज़ें याद रखिएगा। कभी कभी जैसे उल्टा पूछ लेते हैं, बताइए निम्नलिखित में से किसमें बहुसंख्यक, कोटर किसमें बहुसंख्यक होते हैं, तो पी टाइप। ऐसे आप कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, तो किसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एन टाइप। इसे याद रख सकते हैं। लेकिन जब पूछेगा कि किसके कारण धारा प्रवाहित होती है, तो दोनों के कारण। ठीक, ये अलग बात है कि साहब कोटर की संख्या थोड़ा ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई आइए, क्वेश्चन नंबर 40 को अगर देखें ना, क्या है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। अच्छा, अवक्षय परत में देखेंगे न तो कोटर होते हैं न तो इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें कोई गतिमान आवेश वाहक नहीं होते, इसलिए लिखा गया न कोटर न इलेक्ट्रॉन। ठीक, अवक्षय परत में याद रखिएगा, अवक्षय परत में न कोटर होते हैं न इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, इनके बीच एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उस विभव को क्या बोल देते हैं, विभव प्राचीर। कभी कभी देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं, पूछते हैं सिलिकॉन के लिए विभव प्राचीर कितना होता है। 4 ऑप्शन देंगे, तो 4 ऑप्शन में यही याद कर लीजिएगा, इसी। ठीक, देखिए यस माने सिलिकॉन है और यस माने 7, सिलिकॉन 7, सिलिकॉन 7 याद कर लीजिएगा। और ये जर्मेनियम रहा, जर्मेनियम का 3 है, 0.3 ना, 0.3 वोल्ट, ये याद रखिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन 7, यस यस। ठीक, अब विभव प्राचीर होता क्या है। ठीक, ये दोनों ना, विभव प्राचीर जो जनरेट होता है जो उसका मिडिल पॉइंट होता है, उसके दोनों बहुसंख्यक वाहक, देखिएगा ये रहा, बहुसंख्यक वाहक का विरोध करता है। विभव प्राचीर क्या करता है, बहुसंख्यक वाहक का विरोध करता है। ठीक, क्यों, क्योंकि उनके बीच ना न्यूट्रलाइजेशन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वाले पी क्षेत्र की तरफ और होल जो होते हैं वो एन क्षेत्र की तरफ जाने लगते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ देखेंगे इसे बोलते हैं धारा लब्धि। कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है, धारा लब्धि। ठीक, ये पूछा था। तो बीटा बराबर क्या होता है एक्चुअली, अगर हम देखें बीटा बराबर, हाँ भाई देखें, अल्फा बराबर डेल्टा एच। ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है ये, और इस पर तो न्यूमेरिकल पूछते हैं। ठीक, तो पढ़ लीजिए 1-2 बार, कभी न्यूमेरिकल हो सकता है आपसे आ जाए तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ मैं जो आपसे बता दूँ, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। तो बी अगर यहाँ है तो बी देखिए यहाँ है बीटा बेस, अल्फ़ा यहाँ है तो एमीटर यहाँ है, अल्फ़ा के साथ ई रहेगा और बीटा के साथ बी रहेगा, सी और सी ऑलरेडी ऊपर रहेंगे। ठीक, पहचानने का ऐसा तरीका है तो आप कर लीजिएगा, ऐसे बुद्धि लगाएंगे तो याद रहेगा। ठीक, अच्छा, एक ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के लिए शक्ति प्रवर्धन और वोल्टेज प्रवर्धन हो तो धारा प्रवर्धन। तो यहाँ एक फार्मूला हम पढ़े हैं, P बराबर क्लास 10th में वोल्टेज इंटू आई। ठीक, तो I बराबर क्या हो जाता है, P अपॉन V। तो देखिए पावर इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, तो AP अपॉन AV यही ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ देखेंगे AV अपॉन AP तो ये करेक्ट नहीं होगा, यहाँ ये भी करेक्ट नहीं होगा, ये सही है। सिर्फ एक तरीका है कैसे आप याद करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक तरीका है कैसे आप याद करेंगे, ये आपका बेसिक से फंडामेंटल है। आई बस में यही मतलब है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं लॉजिक गेट की तरफ। ठीक, चलिए आइए भैया, लॉजिक गेट कह रहे हैं दिया गया लॉजिक निरूपित करता है, तो जाहिर सी बात है और ना, और देखिए कैसे हम लोग पहचानेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए कोई गेट है वो ऐसे दिया रहता, ऐसे, तो ये डी की तरह बन रहा है, तो डी किस में आता है, एंड में। किस में आता है, एंड में, तो ये क्या हो जाएगा, एंड गेट। और इसके जो बच गया है, अच्छा थोड़ा सा और बात पहचानते हैं, तो ये क्या है, और गेट है। नॉट गेट आप जानते ही हो, ये त्रिकी, ये क्या है, नॉट गेट है। ठीक, आप जानते ही हो। अच्छा, एक बात और में क्या होता है, प्लस होता है, एंड में एक्चुअली में देखिएगा डी फॉर डिवीजन होता है, भाग, और भाग का विपरीत कौन होता है, गुणा। तो गुणे को मल्टीप्लाई से लिखते हैं, तो इसीलिए ए डॉट बी। ठीक, एंड में डॉट होता है, और अगर हम बात करें और में प्लस होता है। ठीक, ए प्लस बी, लेकिन इसे प्लस न पढ़कर ए और बी पढ़ते हैं। ठीक, और इसे डॉट न पढ़ के ए एंड बी पढ़ते हैं। तो डी में ऐसे समझिएगा मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई की वजह से क्या होता है, ये ए डॉट बी होता है। तो अच्छा, ये हो गया। ठीक, और गेट हो गया। इसकी सत्यता सारणी लिखते हैं, तो जब इसकी, अच्छा कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए और बी। जहाँ और होता है वहाँ प्रायिकता अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, छोड़ देते हैं, सत्यता सारणी इसकी लिखते हैं। जब इसका ट्रूथ टेबल, याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्टली करते क्या हैं, आपको सीधे सीधे सत्यता सारणी दे देंगे, ये ए और बी सत्यता सारणी दे देंगे, पूछेंगे कौन से गेट के लिए है, तो याद रखिएगा 0 0। अच्छा, ये y है, तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, फिर 0 1, 0 1 में ऐड करेंगे तो 1, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2। ऐसा नहीं है, 1 है, ये बाइनरी सब नंबर है। ठीक है, तो दो निवेश ऐसे दे देंगे। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, दो निवेश ए तथा बी वाले और गेट का निर्गत शून्य होने के लिए आवश्यक है। तो शून्य कहाँ है, बस यहाँ है, तो ए बराबर 0 और बी बराबर भी 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, यही बात समझ में आई बात। तो ऐसे दो तरीके से पूछते हैं। ठीक, पहला तरीका ये कि कौन सा गेट है, दूसरा तरीका ये पूछते हैं, तीसरा तरीका क्या है, इसे आपको सत्यता सारणी दे देंगे, पूछेंगे कौन सा गेट है। अगर ऐसे दिखे 0 बार 3 बार 1 दिखे तो आर। अगर यही मान लीजिए सपोज एंड गेट होता, क्या होता, एंड गेट। ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड गेट होता तो इसकी सत्यता सारणी क्या होती, कागज देखिएगा, तो इसकी सत्यता सारणी होती 0 का 0 में करेंगे तो 0, 0 का 1 में करेंगे तो 0, 1 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 1 में करेंगे तो 1। क्यों, क्योंकि इसमें ए डॉट बी होता है ना, डॉट नहीं बोलते, एंड बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं, तो समझना है यार, दिल में है ना समझने की बात। तो ए डॉट बी, तो इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ऐसे को क्वेश्चन आपको बना देंगे। ठीक, घबराने की कोई बात नहीं है। चलते हैं अगले प्रॉब्लम पर। ठीक, ऐसे आप और का और एंड का पढ़ लीजिएगा, कई बार ऐसे दे देंगे, दो निवेश ए तथा बी वाले एंड गेट का निर्गत 1 होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है, तो 1 1, तो ए बराबर भी 1, बी बराबर भी 1। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उन्हें। ठीक है, उनका काम है पूछना यार। ठीक है, अच्छी बात। चलिए, हाँ भाई, आइए अब हम लास्ट को 2 क्वेश्चन देख रहे हैं।
ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यही दे रहे हैं क्योंकि जेईई मेन आपको सिखाना चाहते हैं कि आप जेईई मेन में भी इन्वॉल्व हो, ये BHU BSc तमाम एग्जाम में क्रैक करिए आप। ठीक कह रहे, चित्र में प्रदर्शित गेटों के संयोजन से निर्गत हमें मतलब यहाँ y बराबर 1 चाहिए। और ये कैसा गेट है बोलो, सॉरी D दिख रहा है, D माने एंड गेट है। और एंड में क्या होता है, डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, D डिवीजन का मल्टीप्लाई, A मतलब कि A डॉट B ऐसे टाइप का होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये C है, डॉट C, मान लीजिए वहाँ यहाँ हमें इन दोनों के बाद y डैश मिल रहा है सपोज, तो y डैश एंड C हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, सबसे बड़ी बात, अगर C बराबर 1 होगा भाई डॉट में, अगर ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा तभी जाके 1 मिलेगा, नहीं तो हमें मिलने वाला नहीं है। अगर ये 0 हो जाएगा तो अगर ये 1 भी रहेगा तो 1 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा, या ये 0 हो जाए ये 1 हो जाए तब पर भी 0 आ जाए, किसी भी तरीके से हो सकता है ना। तो 1, तो C बराबर 1 सिर्फ एक ही में है, तो डायरेक्ट आंसर खत्म। ठीक, अगर यहाँ 1 लाना है तो चाहे ये 1 रहे, चाहे ये 1 0 या फिर ये 0 ये फिर 1, ये 0 0 रहेगा तब तो हो नहीं पाएगा, तो 0 0 किसी में नहीं है ना, तो 1 1 है, तो तीनों ऑप्शन A और B के तो सारे सही हैं, लेकिन C में सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर यही सही है। ठीक, ऐसे दिए गए लॉजिक गेटों के संयोजन का बूलियन व्यंजक है। तो इस बूलियन व्यंजक को ऐसे देखते हैं, B ये सीधा चला गया, यहाँ पहुँच गया तो B हो गया, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर चेंज हो गया, A बार हो गया। ठीक, बार का मतलब नॉट, A इन्वर्जन A नॉट। ठीक, अब ये कैसा है, और कैसा गेट है, और में क्या होता है, प्लस। ठीक, तो जो हमें मिलेगा y A बार प्लस B, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, लोग घबराते हैं इसलिए टफ हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया कि ताकि आपको कोई घबराने वाली बात नहीं हो। बाकी जहाँ जो भी प्रॉब्लम होगा आप साफ बुक पढ़ते रहिए आपको। ठीक, मेरी पूरी कोशिश थी कि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए आपको कहीं भी किसी तरीके से डर न लगे और पूरा नंबर आपको इन्वॉल्व हो। ऐसे क्वेश्चन आपको कभी कभी लघुत्री में भी मिल जाता है, तो लघुत्री में आप कम से कम सत्यता सारणी, बूलियन व्यंजक और उसका डायग्राम थोड़ा कायदे से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके लिए हो जाता है। बाकी एग्ज़ाम इसको पढ़ने के बाद एग्ज़ाम आपका कैसा रहा कमेंट बॉक्स में फिर आने के बाद ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक, थैंक यू।